मान लीजिए कोई इंसान आपके सामने बिल्कुल शांत बैठा है, कोई हरकत नहीं, आंखें एकदम बंद हैं। बाहर से देखने पर तो ऐसे ही लगेगा कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम किसी तरह उसके शरीर के अंदर झांक सके ना, तो एक अलग ही दुनिया दिखेगी। मतलब एक विशाल शोर मचाता हुआ कारखाना चलता हुआ दिखाई देगा। लाखों कोशिकाएं हर सेकंड मर रही हैं, नई बन रही हैं। सही बात है। रासायनिक कैंचियां पिछले खाए हुए भोजन के टुकड़े कर रही हैं, और सूक्ष्म नलियों से एसिड और गैस बहुत ही उच्च दबाव पर पंप हो रही हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये विज्ञान की किताब का कोई नीरस पाठ नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के शरीर का यूजर मैनुअल है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के एक बहुत ही मौलिक विषय, जिसे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी, और शुरुआत में ही मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर से दिखने वाली ये जो शांति है ना, ये असल में एक बहुत बड़ा धोखा है। मतलब हम अक्सर मान लेते हैं कि अगर कोई चीज़ दौड़ रही है या कोई पौधा बढ़ रहा है तो बस वही जीवित है। हाँ, वो जो आंखों से दिखने वाली गति होती है। बिल्कुल। पर अगर एक कुत्ता गहरी नींद में सो रहा हो तो उसमें कोई बाहरी गति नहीं होती, फिर भी वो सजीव है ना? पौधों में भी कई बार ऐसा होता है कि हरी पत्तियां नहीं होती और उनकी जो वृद्धि है वो इतनी धीमी होती है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आंखों से दिखने वाली हलचल को जीवन का पैमाना मानना पूरी तरह से गलत है। एकदम गलत है। तो फिर असल पैमाना क्या है? मतलब हम कैसे तय करते हैं कि सामने रखी मेज निर्जीव है और बाहर खड़ा पेड़ सजीव है? तो असल पैमाना वो है जो हमारी आंखों को दिखता ही नहीं है। इसे हम अदृश्य आणविक गतियां या मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट? हाँ, हर सजीव की जो संरचना है वो बहुत ही जटिल और सुसंगठित होती है। मतलब उसमें ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के अंदर भी छोटे छोटे घटक होते हैं। बिल्कुल। लेकिन पर्यावरण के प्रभाव और समय के साथ ना, ये जो सुसंगठित व्यवस्था है ये लगातार टूटती फूटती रहती है, और अगर ये व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाए तो जीव जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए शरीर को लगातार एक तरह के अनुरक्षण की जरूरत होती है। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस और मरम्मत? हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि जब हम सो रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसुध, तब भी हमारे अंदर के अणु इस टूट फूट की मरम्मत कर रहे होते हैं? 24 घंटे। अरे वाओ! ये तो ऐसा है जैसे कोई चलती हुई ट्रेन हो और उसके पहिए बदले जा रहे हो। पर अगर अणुओं की गति ही सजीव होने की एक लौती शर्त है, तो फिर वायरस का क्या? मतलब विषाणु? मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है कि जब तक वायरस शरीर के बाहर रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। वायरस का मामला विज्ञान में हमेशा से एक बड़ी बहस का विषय रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर होते हैं ना, वे बिल्कुल निर्जीव कणों की तरह व्यवहार करते हैं। उनमें कोई भी आणविक गति नहीं होती। मतलब वो एकदम डेड होते हैं बाहर। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही वे किसी जीवित कोशिका के अंदर घुसते हैं, वे उस कोशिका की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और तब उनमें आणविक गतियां शुरू हो जाती हैं। तो इसी अदृश्य आणविक नृत्य से ही जीवन की असली पहचान होती है। क्या बात है! अब अगर शरीर नाम के इस कारखाने में लगातार टूट फूट हो रही है और मेंटेनेंस का काम दिन रात चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इस काम के लिए कच्चा माल और ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो आनी ही चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। और ऊर्जा प्राप्त करने के इसी तरीके को हम पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। सजीवों में ऊर्जा और पदार्थ प्राप्त करने के मुख्य रूप से 2 तरीके विकसित हुए हैं। कौन कौन से? और दूसरा है विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक। तो पौधे जो हैं वो स्वपोषी हैं। वे बस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से पानी खींचते हैं और सूर्य की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट खुद बना लेते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण, ये तो हमने स्कूल में पढ़ा है। लेकिन रेगिस्तान के पौधों का क्या? वहां चुनौती अलग होती है। वही तो, वहां तो दिन में इतनी भयंकर गर्मी होती है कि अगर वे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए अपने पत्तों के छेद खोलेंगे, जिन्हें रंध्र कहते हैं, तो पौधे का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा ना, वो तो सूख जाएगा। हाँ, और इसी वजह से रेगिस्तानी पौधों ने, जिन्हें मरुद्भिद कहते हैं, एक गजब का तरीका निकाला है। वो क्या है? वे रात में अपने रंध्र खोलते हैं। रात में तापमान कम होता है तो वे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर एक मध्यस्थ उत्पाद या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाकर अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, मतलब आधा काम रात में ही कर लिया। बिल्कुल। फिर अगले दिन जब धूप निकलती है
तो वे बिना रंध्र खोले अंदर ही अंदर उस मध्यस्थ उत्पाद को क्लोरोफिल की मदद से अंतिम ऊर्जा में बदल देते हैं। पानी का कोई नुकसान नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार टाइम मैनेजमेंट है। मतलब रात की शिफ्ट में कच्चा माल जमा करो और दिन की शिफ्ट में अपना प्रोडक्ट बनाओ। पर हम इंसान और जानवर तो ऐसा कर नहीं सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमें तो बना बनाया खाना चाहिए होता है। हाँ, क्योंकि हम विषमपोषी हैं। हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर करते हैं और हम काफी जटिल भोजन खाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं उस जटिल भोजन को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसे बहुत ही सरल और छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। तो उसे तोड़ने के लिए शरीर क्या करता है? इसके लिए शरीर जैव उत्प्रेरक का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अच्छा, एंजाइम्स। मतलब अगर मैं इसे एक कारखाने के प्रोसेसिंग लाइन की तरह देखूं, तो जैसे ही हम अपनी पसंद का कोई स्वादिष्ट खाना देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल आता है। और वो सिर्फ पानी नहीं है, वो लार है ना, सलाइवा। और इसके अंदर लार एमिलेज नाम का एंजाइम होता है। सही पकड़ा आपने। जो एक तरह की रासायनिक कैंची का काम करता है। वो खाने के जटिल मंड यानी स्टार्च को मुंह में ही काटना शुरू कर देती है। मतलब हमारा जो पाचन है वो तो मुंह से ही शुरू हो गया। बिल्कुल सही। और ये जो पाचन की प्रक्रिया है, ये केवल हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों तक ही सीमित नहीं है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव का तरीका भी बहुत दिलचस्प होता है। हाँ, अमीबा के पास तो मुंह भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मैंने स्रोत सामग्री में देखा कि वो अस्थाई प्रवर्ध बनाता है, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। हाँ, कूटपाद भी कहते हैं उसे। मतलब वो अपने ही शरीर को खींचकर नकली पैर जैसा बना लेता है, भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसे अंदर खींचकर एक खाद्य रिक्तिका बना लेता है। फिर वहीं एंजाइम उस खाने को पचा डालते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, हमारे पास पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के रूप में ईंधन आ गया है। लेकिन क्या सिर्फ भट्टी में कोयला रख देने से ट्रेन चलने लगेगी? नहीं, उस कोयले को जलाना भी तो पड़ेगा, तभी तो भाप बनेगी और इंजन घूमेगा। सही कहा। और शरीर में इसी ईंधन को जलाने की जो प्रक्रिया है, उसे हम श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं। पर अक्सर तो लोग नाक से सांस लेने और छोड़ने को ही श्वसन मान लेते हैं। वो एक बहुत आम गलतफहमी है। वो तो सिर्फ गैसों का आदान प्रदान है, ब्रीदिंग है। असली श्वसन तो कोशिकाओं के अंदर होता है, जहां ये ग्लूकोज टूटकर ऊर्जा देता है। तो ये ग्लूकोज टूटता कैसे है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला अणु है। सबसे पहले कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ये टूटकर 3 कार्बन वाले अणु में बदल जाता है। इसे पाइरूवेट कहते हैं। पाइरूवेट, ठीक है। इसके बाद की जो कहानी है, वो पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि वहां ऑक्सीजन है या नहीं। अच्छा, तो क्या ऑक्सीजन का होना इतना बड़ा फर्क पैदा कर देता है? बहुत बड़ा फर्क। अगर ऑक्सीजन मौजूद है, जिसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहें, तो ये पाइरूवेट कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। वहां ऑक्सीजन की मदद से ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और इससे शरीर को ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो? अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि यीस्ट में होता है, तो इसे अवायवीय श्वसन या एनारोबिक कहते हैं। तब ये पाइरूवेट इथेनॉल में बदल जाता है और इसमें बहुत ही कम ऊर्जा निकलती है। समझ गई। पर ये जो ऊर्जा निकल रही है, ये हवा में तो गायब नहीं हो जाती होगी। स्रोत में बताया गया है कि यह तुरंत एटीपी नाम के अणुओं में पैक हो जाती है। बिल्कुल, एटीपी ही ऊर्जा की असली करेंसी है। हाँ, एटीपी को हम शरीर की एक तरह की रिचार्जेबल बैटरी मान सकते हैं। मतलब जब भी शरीर को कोई काम करना होता है, जैसे मेरी उंगलियों का हिलना या दिल का धड़कना, तो ये बैटरी टूटती है और लगभग 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा देती है। ये बैटरी वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। हर कोशिकीय गतिविधि के लिए ये एटीपी ही मुख्य ऊर्जा स्रोत है। लेकिन एक मिनट रुकिए, आपने अभी कहा कि ज्यादा ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल कहा था। तो मान लीजिए कोई इंसान अचानक बहुत तेज दौड़ने लगता है। अब उसकी मांसपेशियों को एकदम से बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, लेकिन उसके फेफड़े उतनी तेजी से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई। हाँ, तो ऐसी हालत में तो ऊर्जा का उत्पादन रुक जाना चाहिए और इंसान को वहीं गिर जाना चाहिए। पर पैर तो फिर भी चलते रहते हैं। तो क्या शरीर यहाँ कोई नियम तोड़ रहा है? नहीं, शरीर कोई नियम नहीं तोड़ रहा है, बल्कि वो एक आपातकालीन बैकअप सिस्टम चालू कर देता है। बैकअप सिस्टम? वो कैसे? जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना,
तो वो पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बजाय एक दूसरे 3 कार्बन वाले अणु में बदल जाता है, जिसे लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड कहते हैं। अच्छा, लैक्टिक अम्ल। हाँ, ऊर्जा तो मिल जाती है काम चलाने लायक, लेकिन इस लैक्टिक अम्ल के अचानक मांसपेशियों में बनने और जमा होने की वजह से ही हमें भयानक क्रैम्प्स या ऐंठन महसूस होती है। ओह, मतलब वो जो क्रैम्प्स आते हैं वो असल में हमारे शरीर के उस इमरजेंसी जनरेटर का धुआं है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। कमाल है। अब चूंकि हम ऑक्सीजन की बात कर ही रहे हैं तो इंसानों में तो फेफड़े हवा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, लेकिन मछलियों का क्या? पानी के अंदर हवा तो होती नहीं है। मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? हवा में तो भरपूर ऑक्सीजन होती है, पर पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है वो हवा के मुकाबले काफी कम होती है। अच्छा, तो क्या इसी वजह से मछलियां अपना मुंह इतनी तेजी से खोलती और बंद करती रहती हैं? बिल्कुल। जलीय जीवों के सांस लेने की दर स्तरीय जीवों से बहुत तेज होती है। वे लगातार पानी को मुंह में भरते हैं और बलपूर्वक अपने क्लोम यानी गिल्स तक धकेलते हैं। फिर वहां से रक्त उस पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है, जबकि स्थलीय जीवों में हवा श्वास नली से होते हुए आराम से फेफड़ों में जाती है। और श्वास नली के डिजाइन में भी एक बहुत ही अद्भुत बात है। मैंने पढ़ा था कि इसमें उपास्थि के वलय या कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये तो बिल्कुल वैक्यूम क्लीनर के उस लंबे पाइप जैसा है ना, जिसमें प्लास्टिक के छल्ले पड़े होते हैं ताकि पाइप कभी पिचक ना जाए। और अगर ये वलय ना हो तो जब हम सांस छोड़ेंगे हमारी सांस की नली तो तुरंत आपस में चिपक जाएगी। एकदम चिपक जाएगी। ये शरीर की इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, जो सुनिश्चित करता है कि हवा का रास्ता हमेशा खुला रहे। क्या बात है। तो चलिए, अब तक हमने पाचन के जरिए ग्लूकोज बना लिया और श्वसन के जरिए फेफड़ों में ऑक्सीजन भी आ गए। हाँ, दोनों कच्चा माल तैयार है। लेकिन शरीर तो बहुत बड़ा है। ग्लूकोज पेट में है, ऑक्सीजन फेफड़ों में है और ऊर्जा चाहिए मेरे पैर के अंगूठे को। तो ये वहां तक पहुंचेगा कैसे? और यही पर बहुकोशिकीय जीवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, ट्रांसपोर्टेशन की। बिल्कुल। छोटे या एक कोशिकीय जीवों में तो गैसें और पोषक तत्व सीधे विसरण या डिफ्यूजन के जरिए पूरे शरीर में आराम से फैल जाते हैं। लेकिन हमारा मानव शरीर इतना विशाल है कि यहाँ विसरण बहुत ही धीमा पड़ जाएगा। धीमा। मैंने स्रोत सामग्री में एक आंकड़ा पढ़ा है जिसपे मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। कौन सा आंकड़ा? उसमें लिखा था कि अगर हमारे शरीर में रक्त की व्यवस्था न हो और हम केवल विसरण पर निर्भर रहें तो ऑक्सीजन के एक अणु को फेफड़ों से चलकर पैर के अंगूठे तक पहुंचने में पूरे 3 साल लग जाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। 3 साल। सोचिए, अगर मेरे पैर में चोट लग जाए तो ऑक्सीजन पहुंचने तक तो पैर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ये तथ्य शरीर के आकार की जटिलता को दर्शाता है। 3 साल इंतजार करने का मतलब है सीधी मौत। इसलिए बड़े जीवों को एक वहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। एक बायोलॉजिकल हाईवे की। हाँ, और इस हाईवे की सबसे अहम गाड़ी है हमारा श्वसन वर्णक, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से बहुत मजबूती से बांध लेता है और रक्त के सहारे शरीर के उन सभी हिस्सों तक छोड़ आता है जहां उसकी सख्त जरूरत है। और इस पूरी परिवहन व्यवस्था को चलाने के लिए जो इंजन या मोटर काम करती है वो है हमारा हृदय यानी हार्ट। बिल्कुल, हृदय ही वो पंप है। लेकिन हृदय के इस डिजाइन को लेकर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? अगर ये सिर्फ एक पंप है जो खून को धक्का देता है तो इसे 4 अलग-अलग कोष्ठकों या चेम्बर्स में क्यों बांटा गया है? मतलब बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, इसके अंदर इतनी सारी दीवारें क्यों खड़ी की गई हैं? इसे विज्ञान में दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये जो दीवारें हैं ना, ये उच्च ऊर्जा वाले जीवों के लिए बहुत जरूरी हैं। उच्च ऊर्जा वाले जीव? हाँ, जैसे हम इंसान और पक्षी। हृदय का बायां हिस्सा ऑक्सीजन से भरे शुद्ध रक्त को संभालता है और दायां हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से भरे अशुद्ध रक्त को। अच्छा। तो ये जो बंटवारा है, ये इन दोनों तरह के रक्त को आपस में मिलने से रोकता है। पर अगर वो मिल जाए तो क्या नुकसान है? मतलब खून ही तो है। नुकसान बहुत बड़ा है। पक्षियों और स्तनधारियों को अपने शरीर का तापमान हमेशा स्थिर रखना होता है। बाहर चाहे बर्फ गिर रही हो, हमारे अंदर का तापमान नहीं गिरना चाहिए। ये बात तो है। और इस काम के लिए लगातार बहुत अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अगर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिल गए ना तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ओह, समझ गए। इसलिए इन दोनों को अलग रखना हाईवे पर एक सख्त डिवाइडर लगाने जैसा है।
एक तरफ ऑक्सीजन वाला खून तेजी से जा रहा है और दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला वापस आ रहा है। कोई टकराव नहीं होता है, जिससे पूरा काम अपनी पूरी क्षमता से चलता है। ये हाईवे डिवाइडर वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। तो मछलियों के मामले में तो ये डिवाइडर नहीं होता होगा, क्योंकि उनके हृदय में सिर्फ 2 ही कोष्ठक होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि मछलियों को अपने शरीर का तापमान स्थिर नहीं रखना होता। उनका जो तापमान है वो आसपास के पानी के तापमान के हिसाब से ही बदलता रहता है। अच्छा। तो उनके हृदय से रक्त गिल्स में जाता है, वहां से सीधे ऑक्सीजन लेता है और पूरे शरीर में चला जाता है। मतलब एक चक्र में रक्त केवल एक ही बार हृदय से होकर गुजरता है। अब हमारे इस बायोलॉजिकल हाईवे में सड़कों का काम रुधिर वाहिकाएं करती हैं। धमनियां या आर्टरीज वो मजबूत पाइप हैं जो हृदय से एकदम उच्च दबाव पर रक्त को पूरे शरीर में ले जाती हैं। हाँ, इसीलिए उनकी दीवारें बहुत मोटी और लचीली होती हैं। और मैंने पढ़ा है कि ये दबाव लगभग 120/80 mmHg होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ शिराएं यानी वेन्स हैं, जो इस्तेमाल हो चुके रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। चूंकि वापसी में रक्त का दबाव काफी कम हो जाता है, तो कहीं खून गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पीछे ना चला जाए, इसके लिए शिराओं में वाल्व्स लगे होते हैं। एकदम सही। लेकिन क्या होगा अगर इस शानदार पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज हो जाए? मान लीजिए आपको चोट लग गई और खून बहने लगा। तब काम आता है शरीर का मरम्मत दल यानी प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट। ये कोशिकाएं खून के साथ पूरे शरीर में घूमती रहती हैं और जहां भी रक्तस्राव होता है वहां तुरंत जाकर एक थक्का बना देती हैं, क्लॉट बना देती हैं और लीकेज को बंद कर देती हैं, ताकि अंदर का प्रेशर कम ना हो। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। पर जानवरों और इंसानों की बात तो हो गई, लेकिन पौधों के पास तो दिल या प्लेटलेट्स जैसा कुछ नहीं होता, तो वे पानी और खाना कैसे ऊपर तक पहुंचाते हैं? 100 फुट ऊंचे पेड़ भी तो होते हैं। पौधों के पास एक बिल्कुल अलग तरह की पाइपलाइन होती है, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। इसमें 2 मुख्य पाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है मिट्टी से पानी और खनिजों को जड़ों से खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाना। पर बिना किसी मोटर या पंप के पानी 100 फुट ऊपर कैसे चला जाता है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सरल लेकिन अद्भुत है। पत्तियों से पानी लगातार भाप बनकर हवा में उड़ता रहता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अच्छा। और ये उड़ने वाला पानी नीचे से एक लगातार खिंचाव या सक्शन पैदा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से नारियल पानी या जूस खींचते हैं। अरे वाह! हाँ, ऊपर से पानी उड़ता है और नीचे जड़ों से नया पानी ऊपर की तरफ खिंचाता है। ये तो बहुत ही कमाल की व्यवस्था है। और जो खाना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण से बनता है, उसे पौधे के हर हिस्से यहाँ तक कि जड़ों तक पहुँचाने का काम वो दूसरा पाइप यानी फ्लोएम करता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो चलिए, अब तक कारखाने में कच्चा माल आ गया, जलकर ऊर्जा बन गई और वो ऊर्जा पूरे शरीर में पहुंच भी गई। हाँ, सब कुछ हो गया। लेकिन जब कोई भी फैक्ट्री चलती है तो कुछ ना कुछ कचरा या बाय प्रोडक्ट तो जरूर पैदा होता है। सही है। शरीर के अंदर बनने वाले इस रासायनिक कचरे का क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान, विशेष रूप से जब प्रोटीन टूटता है, तो शरीर में यूरिया या यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ बनते हैं। अगर ये शरीर में रह गए ना, तो ये जहर का काम करेंगे। बिल्कुल। इसलिए शरीर से इन विषैले पदार्थों को बाहर निकालना बेहद जरूरी है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। मानव शरीर में ये अहम काम हमारे वृक्क यानी गुर्दे या किडनीज करते हैं। हाँ, गुर्दे खून को साफ करते हैं, ये तो हम सबने सुना है। लेकिन ये काम असल में होता कैसे है? मतलब खून में तो बहुत सी अच्छी चीजें भी हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, बहुत सारा पानी है। हाँ, काफी कुछ होता है। तो गुर्दा ये कैसे तय करता है कि क्या रखना है और क्या कचरे में फेंकना है? ये तो बहुत ही जटिल फिल्टरिंग का काम लगता है। और ये होता भी जटिल ही है। ये काम गुर्दे के अंदर मौजूद अत्यंत सूक्ष्म और जटिल निस्पंदन इकाइयों द्वारा किया जाता है, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन? हाँ। प्रत्येक गुर्दे में ऐसे लाखों नेफ्रॉन होते हैं। क्या हम इन नेफ्रॉन्स को एक माइक्रोस्कोपिक कॉफी फिल्टर की तरह सोच सकते हैं? कुछ हद तक हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है। हर नेफ्रॉन के सिरे पर एक कप के आकार की संरचना होती है। अच्छा। जिसके अंदर केशिकाओं यानी कैपिलरीज का एक बहुत ही घना गुच्छा होता है। जब रक्त इस गुच्छे में से बहुत ही उच्च दबाव से गुजरता है ना, तो यूरिया, अतिरिक्त पानी और कुछ लवण
छनकर उस कप में आ जाते हैं। लेकिन इतने उच्च दबाव में छनाई होने पर तो जरूर कुछ जरूरी चीजें भी बाहर आ जाती होंगी। बिल्कुल आ जाती हैं। शुरुआत में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जैसी जरूरी चीजें भी छन जाती हैं, लेकिन नेफ्रॉन की जो नली है वो बहुत लंबी होती है। हाँ। जैसे जैसे ये छना हुआ तरल इस नली में आगे बढ़ता है, शरीर उन सभी जरूरी चीजों और आवश्यक पानी को वापस सोख लेता है, जिसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। समझ गई। अंत में जो तरल बचता है वही मूत्र या यूरिन है, जिसमें केवल और केवल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होता है जहां ये तब तक रहता है जब तक कि उसे मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर नहीं निकाल दिया जाता। सच में एक एक कोशिका, एक एक अंग कितनी बारीकी से अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, ये एक बेहद ही संतुलित प्रणाली है जो ये सुनिश्चित करती है कि शरीर का जो आंतरिक वातावरण है वो हमेशा साफ और स्थिर रहे। तो आज के इस डीप डाइव में ये पूरी तरह से साफ हो गया कि जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हमें बाहर से चलता फिरता दिखाई देता है। जीवन असल में कोशिकाओं के भीतर चल रहा एक अदृश्य, अनवरत आणविक नृत्य है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे हमारा शरीर ऊर्जा एक हाईटेक कारखाने की तरह पर्यावरण से खींचता है। उस ऊर्जा को निकालने के लिए कोशिकीय स्तर पर आग जलाता है, फिर उस ऊर्जा को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए रक्त का हाईवे इस्तेमाल करता है, और अंत में नेफ्रॉन के माइक्रोस्कोपिक फिल्टर से खुद को जहरीले कचरे से बचाता है। ये वाकई प्रकृति की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग है। ये चारों तंत्र, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि एक के बिना दूसरे का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आता है। वो क्या है? हमारा ये शरीर और इसकी यह अविश्वसनीय अनुरक्षण और मरम्मत प्रणाली लाखों सालों के क्रमिक विकास का नतीजा है। प्रकृति ने इसे एकदम शुद्ध हवा, प्राकृतिक भोजन और साफ पानी के हिसाब से डिजाइन किया है। हाँ, एवोल्यूशन तो ऐसे ही काम करता है। लेकिन आज इंसान ने अपने आसपास का पूरा पर्यावरण बहुत ही तेजी से बदल दिया है। मतलब हमारी हवा में नए तरह के रसायन और स्मॉग है, पानी में भारी धातुएं हैं और खाने में तो माइक्रोप्लास्टिक तक पहुंच चुका है। ये विकास और आधुनिकता का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या हमारी ये लाखों साल पुरानी अद्भुत बायोलॉजिकल प्रणाली भविष्य में इन बिल्कुल नए, कृत्रिम और मानव निर्मित खतरों से निपटने के लिए खुद को किसी नए तरीके से ढाल पाएगी? ये तो समय ही बताएगा। क्या हमारे शरीर का ये अदृश्य आणविक नृत्य इस नए प्रदूषित संगीत पर अपनी ताल मिला पाएगा, या ये व्यवस्था चरमरा जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज के डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और विज्ञान के इन चमत्कारों को समझते रहिए।